Hello everyone. Today we are going to start a new topic, जीरो वेक्टर. तो देखो जीरो वेक्टर क्या होता है. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है वो होता है जीरो के बराबर और डायरेक्शन इसकी जो होगी वो डायरेक्शन है इसकी आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी का मतलब इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडम डायरेक्शन होती है इसकी. तो मैग्नीट्यूड जीरो है. नीड क्यों है? नीड इसलिए है कि कई बार आपको दो इक्वल वेक्टर्स जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी आप इनको माइनस करना चाहेंगे, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? वेक्टर ए माइनस बी किसके बराबर होगा? इफ ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, तो फिर यहाँ जो वेक्टर आएगा वो आंसर आएगा जीरो वेक्टर. तो कुछ एक ऑपरेशंस के अंदर इनकी जरूरत पड़ती है. जीरो वेक्टर को यदि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, कंसीडर दैट लैम्बडा इज द स्केलर, एंड जीरो वेक्टर से यदि आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जीरो वेक्टर के बराबर आता है. यदि आप जीरो वेक्टर के अंदर कोई भी दूसरा वेक्टर ऐड करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ किया, जीरो वेक्टर में वेक्टर ए को ऐड किया, तो आंसर जो आया आपका वो ए वेक्टर के बराबर आएगा. तो ये जैसे एग्जाम्पल भी होते हैं जीरो वेक्टर के कि कोई भी पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है. यदि कोई भी पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है उसका एक्सेलरेशन जीरो. उसकी वेलोसिटी कैसी है पार्टिकल की? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यदि कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो. तो उसका एक्सेलरेशन यदि वेक्टर बताया जाए, एक्सेलरेशन वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? जीरो वेक्टर होगा. यदि कोई पार्टिकल ओरिजिन पे लाई करता है, ओरिजिन के ऊपर लाई करता है, तो ये पार्टिकल यहाँ लाई करता है, तो इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा. क्योंकि जो मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो ओरिजिन पे है ही वैसे ही, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का, सॉरी पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है? जीरो वेक्टर है. तो ये कुछ बातें थी उसके बारे में, जीरो वेक्टर के बारे में. व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई ए स्केलर? यदि आपने एक स्केलर को मल्टीप्लाई किया है वेक्टर के साथ तो क्या होगा? कंसीडर ए वेक्टर ए जो आपको रिप्रेजेंटेड है इसके नीचे. हमने एक वेक्टर को कंसीडर किया. अब लेट अस कंसीडर वी मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय 2, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर. 2a वेक्टर का मतलब क्या है? आपका वेक्टर a था, जो रिजल्टेंट बना वो क्या बना? 2a वेक्टर बना. मतलब ये है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्शन तो जो a की है वही डायरेक्शन इसकी है. दोनों केसेस के अंदर डायरेक्शन क्या है? सेम है. लेकिन मैग्नीट्यूड जो था इस रिजल्टेंट वेक्टर का वो a वेक्टर के कंपैरिजन में कितना आ गया? डबल हो गया है. और जो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो उस वेक्टर की लेंथ से बताया जाता है. मतलब लेंथ इसकी क्या हो गई? डबल हो गई. डायरेक्शन क्या रखी है? सेम रही. ओके. यदि आप इसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? तो आपका ये वेक्टर है, आपका जो आंसर आता वो बराबर आता -2a वेक्टर. अब ध्यान दें कि a वेक्टर और -2a वेक्टर को यदि आप देखते हो तो इन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट होगी, क्योंकि यहाँ इसके सामने नेगेटिव साइन है और यहाँ क्या आ गया? a की डायरेक्शन यदि माइनस नहीं होता तो डायरेक्शन जो 2a की थी वो किधर होती? a की तरफ होती. लेकिन माइनस वेक्टर नोटेशंस में किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन को. तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नीट्यूड है उसका, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड a के रिस्पेक्ट में डबल है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या है? ऑपोजिट है. सो -2a वेक्टर को लेंथ उससे डबल लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट कर दी गई. क्लियर? तो ये था स्केलर और वेक्टर का यदि आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा. आगे हम इसके अंदर और भी पढ़ेंगे. वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके हमारे पास इससे डिफरेंट रूल्स होंगे. तो लेकिन अभी हम मल्टीप्लिकेशन से पहले हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ेंगे. एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. एडिशन कैसे करना है, बहुत से क्वेश्चंस के अंदर हम इसको यूज करेंगे. एडिशन ऑफ
वेक्टर्स को। तो देखिए स्केलर्स जो होते हैं उनको हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो है वो सिंपली उनके ऊपर यूज करते हैं और अभी तक हम उनको पढ़ते थे। जैसे स्केलर्स हैं, मास यदि एक स्केलर क्वांटिटी है, इफ यू वांट टू ऐड मास इनटू अनदर देन यू यूज सिंपल अलजेब्रा। जैसे m1 किसी बॉडी का मास है 2 किलोग्राम, दूसरा m2 किसी दूसरी बॉडी का मास 3 किलोग्राम, देन टोटल मास आप लोग कैसे दे सकते हैं, एज मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, देन यू मे ऐड दीज टू बाय सिंपल अलजेब्रा, इट मींस टोटल मास आ जाएगा 5 किलोग्राम। जोड़ा कैसे, 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, दोनों को जोड़ दिया। बट वेक्टर्स जो होते हैं वो सिंपल अलजेब्रा के हिसाब से नहीं होते हैं। तो जो कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वेक्टर्स का वो कैसे बताया जाएगा। लेट अस कंसीडर, हमें दो वेक्टर्स गिवन है, हमें वेक्टर दो दिए गए हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं हमें। हमने कंसीडर किया कि वेक्टर ए जो रिप्रेजेंट किया गया है ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी आपको दिया गया है ये वेक्टर बी है। ये आपको दो वेक्टर्स गिवन है। एक बात जरूर ध्यान रखें कि यदि आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यदि आपको निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स देन यू हैव टू कंबाइन दीज टू वेक्टर्स इन ऑपोजिट ऑर्डर। मतलब दो प्रकार के ऑर्डर में आप लोग इनको बता सकते हो। एक होता है सेम ऑर्डर, यदि वेक्टर्स को आप लोग एक दूसरे के साथ जोड़ते हो तो, और दूसरा होता है ऑपोजिट ऑर्डर। तो जब भी आपको एंगल यदि बताना है, एंगल बताने के लिए आप कौन से ऑर्डर में दोनों वेक्टर्स को जोड़ देंगे, आप जोड़ेंगे ऑपोजिट ऑर्डर में। तो बात ये प्रश्न ये उठता है कि सेम ऑर्डर क्या है और ऑपोजिट ऑर्डर क्या है। तो सेम ऑर्डर का मतलब है कि एक वेक्टर का, सेम ऑर्डर का मतलब है कि एक वेक्टर का जो हेड था वो दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ देना। यहां देखो ये सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है। वेक्टर ए का हेड इज कनेक्टेड टू टेल ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी की टेल से जुड़ा है और ये जो बना ये बना उनके बीच का एंगल। तो आप ये एंगल कंसीडर नहीं करेंगे। यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप इस एंगल, ये एंगल आप नहीं बता सकते हो। आपको बताने के लिए, दोनों के बीच में एंगल बताने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप उनको ऑपोजिट ऑर्डर में जोड़ेंगे हम उनको। तो ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब है कि हेड से कनेक्ट हो या फिर टेल जो पहले वेक्टर की है वो दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट हो। तो यदि आप ऑपोजिट ऑर्डर में इनको जोड़ते हो तो आपका जो एंगल बनेगा, ये देखिए ये वेक्टर ए था, मैंने दोनों वेक्टर्स की टेल्स को कनेक्ट किया है। तो अब ये कौन से ऑर्डर में है, ये है अब ऑपोजिट ऑर्डर में है। यहां आप लोग एंगल बता सकते हो। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये एंगल आप कंसीडर नहीं करेंगे। यदि आपको किसी सिचुएशन में इस प्रकार के एंगल्स, इस प्रकार से वेक्टर्स को दिया गया है, देन व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं कि इस वेक्टर को बढ़ा दो। ये सिर्फ मैंने इसको एक्स्ट्रा ड्रा किया है। तो यहाँ अब देखिए डायरेक्शन ये थी ना वेक्टर ए की, यहाँ इसको बोलते हुए आप सिर्फ इतना देखें तो यहाँ हेड दोनों के आगे निकल गए और क्या कंसिडर की जा सकती है कि दोनों की टेल्स को जुड़ा हुआ कंसिडर किया जा सकता है। तो ये एंगल भी आप बता सकते हो। इन दोनों वेक्टर से एंड बी के बीच में ये एंगल, चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे आप ये एंगल बताओ, दोनों ही एंगल्स ठीक माने जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स को कंबाइन करें तो कैसे करें। तो एंगल बताने के लिए हम उनको किस में जोड़ देंगे, ऑपोजिट ऑर्डर में कंसीडर करते हुए फिर उनके बीच का एंगल हम लोग निकालेंगे। तो एडिशन जो वेक्टर्स का है उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो लॉ आती है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर और डायरेक्ट भी ये पूछा जा सकता है वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ क्या होती है, देखो हमने माना कि वेक्टर ए क्या है, कोई भी गिवन वेक्टर है,
आपको दिखा दिया गया वेक्टर ए ये है। लेट अस कंसीडर एन अनदर वेक्टर, वेक्टर बी, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज सोन। तो आपको ए और बी दोनों वेक्टर्स यहाँ गिवन है, आपको क्या निकालना है, बट यू हाउ टू फाइंड आउट, आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चाहिए, मतलब आप लोग इन दोनों को जोड़ने वाले हैं। ऐड करने के लिए यू हाउ टू फाइंड आउट, आपको ये निकालना है कि ए और बी दोनों वेक्टर्स को यदि जोड़ेंगे एज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो जो दोनों को जोड़ने के बाद जो चीज बनेगी वो भी एक वेक्टर ही होगा, और उस वेक्टर को मैं कह रहा हूं रिजल्टेंट वेक्टर, जो किसके बराबर होगा, दो जो वो वेक्टर रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के जोड़ के बराबर है, और वो भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। यदि दो वेक्टर्स को जोड़ते हो तो वेक्टर आएगा, स्केलर नहीं आएगा। उस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर से, ध्यान दें आर इज ए वेक्टर, एरो ऊपर लगा हुआ है, आर की डायरेक्शन भी होगी और आर का मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ट्रायंगल लॉ क्या बताती है आपको, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहती है, हमें निकालना क्या है, ए और बी को जोड़ते हुए दोनों का जोड़ निकालना है, जिसको मैंने किसके बराबर कंसीडर किया है, वेक्टर आर के बराबर हमने उसको कंसीडर किया है। तो ये कह रहा है कि ए और बी वेक्टर्स को जोड़ने के लिए व्हाट डज ट्रायंगल लॉ स्टेट्स, ट्रायंगल लॉ आपको बताती है कि ट्रायंगल लॉ में आप लोग कहता है कि ये स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट if two vectors which are to be added are represented by, स्टेटमेंट बहुत कुछ बता देगी आपको, are represented by two adjacent sides taken in same order, कि यदि आपने दो जो वेक्टर्स थे उनको ले लिया है, ये कह रहा है कि टू वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड वी हाउ टू सम अप वेक्टर ए विद वेक्टर बी, तो कह रहा है कि एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स, मतलब इन दोनों वेक्टर्स को आप एक ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में आप इनको रिप्रेजेंट कर टेकन इन सेम ऑर्डर, और कैसे ऑर्डर में लेना है, ये वेक्टर ए आ गया, आप ये रिप्रेजेंट करो, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी आ गया, तो कह रहा है कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो ये टेकन इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड मतलब जो इस ट्रायंगल को क्लोज करेगी, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की, जो क्लोजिंग साइड जिसको नाम दिया गया है, वो क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों के जोड़ के बाद जो वेक्टर बनेगा, जिसको नाम दिया गया रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ये किससे बताई जाएगी, थर्ड साइड से। हमने क्या किया, वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में लिखा, किस कैसे ऑर्डर में लिया, इसको सेम ऑर्डर में लिया, देन ऑन ड्राइंग थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये जरूर ध्यान रखें, जो थर्ड साइड होगी क्लोजिंग साइड होगी वो ऑपोजिट ऑर्डर में आनी चाहिए, अपोजिट ऑर्डर, तो ऑपोजिट ऑर्डर में जब थर्ड साइड को लिखा, देन दिस थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कहने का मतलब ये है कि आर वेक्टर जो ए और बी को जोड़ने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर कौन सा बनेगा, आर वेक्टर बनेगा। सेम हियर वी मे यूज अनदर लॉ व्हिच इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस और ट्रायंगल लॉ के अंदर। हालांकि अभी हम इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनको डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम
लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ होगी वेक्टर एडिशंस की, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या आता है, ये कहता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इफ वी टेक the vectors which are to be added, the vectors which are to be added in opposite order में लेंगे as two adjacent sides, ये भी ध्यान रखना adjacent sides के रूप में लेना है, sides of a पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है कि सबसे पहले दोनों वेक्टर्स जिनको हमें सम अप करना था उनको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में लेंगे। वेक्टर ए ये ले लिया और वेक्टर बी ये ले लिया है, यही दो वेक्टर्स अपने को गिवन थे, वेक्टर ए रहा, वेक्टर बी ये रहा। ये लेने हैं ऑपोजिट ऑर्डर में, आपको इनको कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये दो साइड आ गई है इसकी पैरेललोग्राम की। अब आपको क्या करना है कि अपनी तरफ से इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां इस साइड को इसके बिल्कुल पैरेलल और इतनी लेंथ की दूसरी साइड ड्रा करेंगे और यहां एक लेंथ यहां ड्रा करेंगे। तो अब आपका पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तो ये जो था, ये जो वेक्टर्स, ये जो डायगोनल था, देन डायगोनल ऑन कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब आर वेक्टर जो पहले लिखा गया है, यहां लिखा गया था आर वेक्टर, किसके बराबर है, ए प्लस बी। मतलब ए और बी वेक्टर्स के जुड़ने के बाद जो वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर आर, ए प्लस बी के बराबर। एक चीज नोट करें, चाहे भले ही आप इन दोनों वेक्टर्स को ए और बी को पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ दें या फिर ट्रायंगल लॉ से, यदि मैं ट्रायंगल लॉ से जोड़ूं तो मुझे किस में लेने होंगे, सेम ऑर्डर में लेने होंगे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, देन थर्ड एंड क्लोजिंग साइड ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट। हियर द रिजल्टेंट आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो आप देख रहे हो, यदि मैं इस हाफ पोर्शन को रख देता हूं तो ये एज दिस फिगर इज ए पैरेललोग्राम, so the opposite sides of this figure should be equal, so this vector is equals to b vector if I assign a direction to it, and this vector is equals to vector a। अब मैंने इसके हाफ पोर्शन को क्या कर दिया, कवर कर लिया। तो आप देख रहे हो कि ये वेक्टर a था, ये वेक्टर b है और ये r के बराबर है, सेम इन द केस ऑफ ट्रायंगल। तो आपका रिजल्ट है इससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप दो वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से जोड़ें या फिर आप दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ें, इससे आपके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ को या पैरेललोग्राम लॉ को हम किस प्रकार से डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक फ्लाइट ऑफ बर्ड लेते हैं कि जो कोई भी पक्षी है वो उड़ता है, उसमें वेक्टर एडिशंस के हिसाब से किस प्रकार से वो उड़ पाता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, कोई भी जो बर्ड होता है वो अपने पंखों को, विंग्स को नीचे की तरफ ले जाता है, जिससे उसके विंग्स के नीचे जो एयर होती है उसको प्रेस करता है। मतलब उसने क्या किया, जो बर्ड था, बर्ड ने अपने विंग्स को, ये मान लो उसके विंग्स हैं, तो विंग्स को नीचे की तरफ प्रेस करता है इस प्रकार से। ये एयर जो नीचे की तरफ प्रेस हुई, ये टकराएगी, टकरा के एक दूसरे क्या लगेगी, रिएक्शन लगेगी, और रिएक्शन के बाद दोनों इक्विवेलेंट, रिएक्शन के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ ये बॉडी थी उसकी बर्ड की, अब आप इसका क्या करते हो, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हो। मतलब उसके ऊपर जो एयर नीचे की तरफ प्रेस करने के बाद जो रिएक्शन लगी थी, रिएक्शन जो भी लग रही थी उनकी डायरेक्शन ये थी, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट किस पे लगता है, बर्ड के ऊपर, और कैसे लगता है।
दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, मतलब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को यदि आप लोग जोड़ते हो तो फिर जोड़ने के लिए किसका यूज किया, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करा, बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो हमने पैरेललोग्राम के लॉ को कैसे यूज करा, ये एग्जैक्टली आपके ऊपर, ये आपके पास ये डेटा अवेलेबल है, एग्जैक्टली आपके पास ये डेटा अवेलेबल था। आपने क्या किया, ये वेक्टर्स था, उसने बर्ड ने नीचे की तरफ एयर को प्रेस किया, टकराई है और उसके ऊपर रिएक्शन लगी। तो रिएक्शन जो लगी, अब बर्ड के ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लगा, बात करते हैं टोटल फोर्स की, मतलब इसको और इसको जोड़ दें, लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम अलजेब्रा से नहीं जोड़ते हुए वेक्टर लॉज से जोड़ेंगे। और वेक्टर लॉज क्या कहती हैं कि दो वेक्टर्स से आपको एडजेसेंट साइड्स के रूप में है, इससे आपने एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट किया, और जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या बताएगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब देखिए इन दोनों फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट पड़ा वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। वो किसके ऊपर नॉर्मली लग रहा है, बर्ड के ऊपर, और इसकी वजह से बर्ड्स ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। दूसरा है वर्किंग ऑफ ए स्लिंग। जो यदि स्लिंग की वर्किंग देखते हो, गुलेल जो होती है उसमें आप क्या करते हो, यहाँ बॉडी है, ये जो उसमें रबर है, आप उसको पीछे की तरफ खींचते हो, तो रबर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो उसको वापस उसी शेप के अंदर लेके जाता है। तो जैसे आपने इसको पीछे की तरफ खींचा, गुलेल को, उसको रबर को उसको खींचा, यहाँ आपका कोई भी स्टोन या कोई भी बॉडी जिसको आप लोग थ्रो करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिंग, तो कह रहा है कि यहाँ आपने पीछे की तरफ खींचा तो ऑटोमेटिकली रबर के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया, जो उसको वापस उसी पोजीशन में ले जाने की कोशिश करता है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो अब इस स्टोन के ऊपर देखो, रबर जो था स्लिंग का, वो फोर्स लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है। नेट फोर्स उसके ऊपर कितना लगेगा, नेट फोर्स निकालने के लिए यू हैव टू ड्रा और यू हैव टू कंप्लीट ए पैरेललोग्राम। जब आपने एक पैरेललोग्राम को यहाँ कंप्लीट किया, एंड द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम गिव रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स किस बात के अनुरूप लगा, क्लियर। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का। हालांकि ये सिर्फ उसका थ्योरेटिकल और डिफाइन किया हमने पैरेललोग्राम, और उसको आगे हम इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला भी निकालेंगे कि जब दो वेक्टर्स को एक दूसरे से जोड़ा गया तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, और सेम इन द केस ऑफ डायरेक्शन। Hope you understand, and if there is any query you may share. Thank you.